तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स आज हमने सोचा कि चलो 10th क्लास का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम सिंपली दो फेज में डिवाइड करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बोला है कि सिंपली हम इस चैप्टर को कितने दो फेज में डिवाइड करते हैं। एक फेज है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हमें। सबसे पहली तो बात यह है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, केमिकल रिएक्शन। देखिए हमें इस पूरे चैप्टर में इन दो नेम पर ही डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। सिर्फ दो चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है, अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन से जुड़ी हुई सब चीजें भी पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन से जुड़ी हुई सब चीजें भी पढ़ेंगे। ओके, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हमें सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या क्या नेम देते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर किसी जगह पर, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। दैट मीन्स कि हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का तरीका क्या है, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन से क्या रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, कि हमें केमिकल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, कि जब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ दिया तो केमिकल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। और केमिकल इक्वेशन पढ़ने के बाद हम उससे जुड़ी कुछ टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि हाँ भाई यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, मतलब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले जो सब्सटेंसेस थे उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेकर इस बात को अच्छे से क्लियर करते हैं। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है एज यू नो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और दोनों के कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में थे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी कुछ ना कुछ। लेकिन जब उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि वाटर फॉर्म में मिला है, हमें लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में मिला है, तो गैस की प्रॉपर्टीज अलग होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हमने 9th क्लास में ऑलरेडी ये बात हम पढ़ चुके हैं। मतलब जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस से कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ डिफर है। तो इस तरीके की जब भी कोई चीजें आपस में मिलती है और मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाती हो जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से कुछ चेंज हो गई हो, उसकी स्टेट चेंज हो गई हो या फिर उसका कलर चेंज हो गया हो, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर क्या होगा, नए नए सब्सटेंस बनेंगे और नई नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और दोनों ने कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका नाम है वाटर। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंस, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कुछ सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं इनिशियली, जो सब्सटेंस क्या करते हैं आपस में इनिशियली मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन में इनिशियली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स।
तो रिएक्टेंट्स कौन से सब्सटेंस होंगे? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इनिशियली इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन जहां से शुरू होगी, जिन सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स आपस में मिलने के बाद जो नए सब्सटेंस बनाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज पहले सब्सटेंसेस से अलग होगी, उन नए बनने वाले सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। और केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हमेशा लिखे जाएंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाए जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग हो, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर इन सब्सटेंस के बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुई है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से कुछ को नाम देते हैं हम कि ये रिएक्टेंट्स है, कुछ को नाम देते हैं हम कि ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इनिशियली आपस में रिएक्ट करते हो, जो इनिशियली केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट्स है। इन्होंने इस केमिकल रिएक्शन की शुरुआत की है। और उन सब्सटेंसेस के आपस में मिलने के बाद कोई नया प्रोडक्ट जो हमें मिला है, उसे हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है। आगे बात समझ में? इसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ डिफर है, यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। और बच्चों, रिएक्टेंट्स हमेशा केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट साइड में लिखे हुए होते हैं और प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा हुआ होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन हुई, तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट वाटर मिला। ठीक है फ्रेंड्स। तो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स है। ठीक है। और फाइनली हमें जो सब्सटेंस मिला है उसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं लिखे हुए, और केमिकल रिएक्शन के राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे हुए होते हैं। चलो जी, अब हमें केमिकल रिएक्शन समझ आते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये कैसे पता लगाए कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है? मतलब यार, हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लिया, उसे जान भी लिया अच्छे से, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई या फिर यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई? तो कुछ ना कुछ हमें उसकी निशानियां, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी पता होनी चाहिए जिससे हम कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस को देखकर ये जज कर सके कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप इसे कॉपी कीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग होगी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी अलग। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज तो आए होंगे। ठीक है। उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आए होंगे, तो वो चेंज जिन्हें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ताकि हम पहचान पाए 10th क्लास के स्टैंडर्ड से कि हाँ भाई, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में किस किस तरीके के चेंज पॉसिबल है, किस किस तरीके के चेंज हो सकते हैं, ताकि हम पहचान लें कि हाँ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि द इजीली ऑब्जरेबल चेंज, क्या? The easily observable change which take place during a chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. Chemical reaction के दौरान जो भी easily observe,
तो बच्चों अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दी हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स लिया हमने एक बीकर में, क्या लिया हमने, जिंक लिया एक बीकर में और उसमें हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहां से। जब हमने एक किसी बीकर में हमने क्या लिया, जिंक लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज होते हैं। इसका क्या मतलब है, वहां से कोई ना कोई गैस रिलीज हुई और गैस का रिलीज होना एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आ गई बात समझ में। इसका मतलब साफ ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का बनना। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, यहां पर लिख लेते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, अ सॉलिड प्रोडक्ट विच separates out from the solution during chemical reaction। हमें प्रोडक्ट में एक सॉलिड फॉर्म मिली है, ठीक है, जो सॉल्यूशन से नीचे बैठ जाता है जाकर, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रेसिपिटेट। एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है ये, जो हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड नाइट्रेट। हमने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डाला, ठीक है, एक बीकर में हमने लेड नाइट्रेट लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो हम वहां पर देखते हैं कि येलो कलर का लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन से सेपरेट होकर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पर भी साफ समझ आता है हमें कि केमिकल रिएक्शन को हम पहचान सकते हैं अगर कहीं पर हमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा होगा। और दूसरी बात है कि जो ये लेड नाइट्रेट बनता है ये येलो कलर का बनता है, तो ये चेंज इन कलर भी हो रहा है, यहां पर कलर में भी चेंज आ रहा है। आ गई बात समझ में। एक कैरेक्टरिस्टिक कलर का चेंज होना भी तो है ना केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन की। एक तो यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, दूसरा कलर में भी चेंज आ रहा है, कलरलेस टू येलो कलर हमें मिल रहा है। तो ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमें समझ में आता है। अब नेक्स्ट है चेंज इन कलर का। हालांकि चेंज इन कलर का है कि ये भी हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है, लेड नाइट्रेट का कलर चेंज हुआ है, तो ये भी तो एक चेंज इन कलर का ही एग्जाम्पल है। लेकिन एक और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। देखिए हमने किसी बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया और वहां पर हमने लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने शुरू किए, ड्रॉप ऑफ लेमन जूस हमने डाले, तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। आ गई बात समझ में, पर्पल कलर से वो कलरलेस हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई चेंज आया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में चेंज क्या है, कलर का चेंज हुआ है, और चेंज इन कलर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है गाइस, इसके बाद है चेंज इन स्टेट। देखिए हमने शुरू में ही केमिकल रिएक्शन जब समझा तो एक एग्जांपल ये था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में होती है, और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है। दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद वाटर फॉर्म करते हैं और वाटर की स्टेट लिक्विड होती है। हालांकि वाटर सॉलिड और गैस की फॉर्म में होता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने के बाद लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर स्टेट चेंज हो रही है। जो रिएक्टेंट है उनकी स्टेट थी गैस
और जो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है। इसका क्या मतलब है कि कहीं पर भी अगर स्टेट चेंज हो रही हो तो साफ मतलब है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है ये बाद की बात है, ये बाद में जानेंगे। अभी तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को पहचानने के कुछ तरीके पढ़ रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान पाएंगे। उसके बाद आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन टेम्परेचर। देखो बच्चों, वैसे तो हर एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा। या तो हीट कुछ ना कुछ बाहर निकलेगी या फिर हमें कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर केमिकल रिएक्शन में वैसे टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने जो अभी किया था इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, हमने क्या किया था, जिंक लिया एक बीकर में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाल दिया था हमने, तो वहां पर क्या हुआ था, गैस इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल भी है। अगर हमने जिस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और उसी के अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखें तो कॉनिकल फ्लास्क बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर में बदलाव आया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और टेम्परेचर में चेंज आना भी केमिकल रिएक्शन की ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि पांच कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चेंज है जिन्हें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी सॉलिड प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तीसरा है चेंज इन कलर, और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और एक है चेंज इन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जरूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चेंज आ रहा होगा, नहीं। अब अभी मैंने बताया तो है आपको कि हर एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन एक, दो या दो से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकती है, लेकिन मिनिमम जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उनमें से हर एक केमिकल रिएक्शन एक ना एक मिनिमम एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो करेगी। तो बच्चों इतना समझ आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर हमारा इस चैप्टर का एक फेज कंप्लीट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसके अंदर आने वाले सब्सटेंस को हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम दिया और समझा कि रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट कौन सा होता है। उसके बाद हमने समझा कि भाई केमिकल रिएक्शन तो बता रहे हो आप मुझे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन जरा आप मुझे ये भी बताइए कि मैं केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानूंगा। अब तक तो मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। हमने कहा कि ठीक है, हम आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जिनसे आप इजीली जज कर पाओगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। तो उसके बाद हमने 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। अब हम इस चैप्टर के सेकंड फेज और मोस्ट इंपोर्टेंट फेज पर चलते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और केमिकल इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले आप इसे कॉपी कीजिए। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड फेज जिसमें हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए मैंने आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और हमें प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली वहां से हमें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना लिखना, पूरा जिंक लिखिए, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड पूरा लिखिए, फिर जिंक सल्फेट लिखिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, और मुश्किल काम करने की हमें आदत नहीं है। मुश्किल काम करने की हमें क्या नहीं है, आदत नहीं है। ठीक है, तो अब इसे मुश्किल काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुश्किल काम आसान किससे बनेगा, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। तो केमिकल इक्वेशन जो हम नया फेज पढ़ने जा रहे हैं, ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ताकि अपने मुश्किल काम को आसान बना ले। अब इसे मुश्किल काम को कैसे आसान बनाना है ये देखते हैं। देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिंक का सिंबल क्या है, Zn। तो जिंक को हमने लिख दिया Zn। ये देखें यहां पर जिंक पूरा लिखा हुआ था, यहां पर हमने उसका सिंबल यूज किया Zn।
समझ आ गई बात। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख सकते हैं, चलो जी लिख दिया। जिंक सल्फेट को जिंक SO4 लिख सकते हैं, लिख दिया। और हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना और उनके केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन को आसानी से लिखने का तरीका इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई बात क्या? कि केमिकल रिएक्शन को आसानी से लिखने का तरीका इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन को आसानी से कैसे लिखे भाई? जिंक की जगह पे उसका सिंबल यूज कर लो और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर उसके सिंबल के साथ उसका केमिकल फॉर्मूला यूज कर लो। समझ में आ गई ना बात। और जिंक सल्फेट के जगह पर भी जिंक सल्फेट का सिंबल उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ यूज कर लो। समझ में आ गई बात। तो यहां से हमें पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जो केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका बताता है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन देखिए क्या है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग representing a chemical reaction with the help of symbol and formula is called chemical equation। समझ में आ गई बात। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस यूज हुए हैं उन्हें उनके सिंबल की हेल्प से उन्हें केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके लिख दो तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आई होप कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए जिंक और H2SO4 ने आपस में रिएक्ट किया। ये क्या है? रिएक्टेंट। और मिलने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है ये क्या है? प्रोडक्ट। समझ में आ गई ना बात। रिएक्टेंट के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी और प्रोडक्ट के बारे में भी दो बातें पढ़ी थी। क्या? पहली बात कि केमिकल रिएक्शन को जो शुरू करता है, इनिशियली जो पार्टिसिपेट करता है इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दूसरी बात पढ़ी थी कि रिएक्टेंट्स हमेशा एरो से लेफ्ट साइड में लिखे हुए होते हैं। तो सही बात है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स। और ये वाला केमिकल रिएक्शन का ये वाला पार्ट या फिर केमिकल इक्वेशन का ये वाला पार्ट राइट साइड में लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में। और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद मिला है तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। नया सब्सटेंस जो भी हमें नई प्रॉपर्टीज के साथ मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आई होप कि इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंबल की और फॉर्मूले की हेल्प से इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई बात। अब चलो जी हमने केमिकल इक्वेशन तो पढ़ लिया, लेकिन केमिकल इक्वेशन देखिए अगर एक क्लास में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक क्लास में दो स्टूडेंट, समझ में आ गई बात। एक क्लास में दो स्टूडेंट है और उनका नाम है आयुष, ठीक है। एक आयुष मेरठ का है और एक आयुष दिल्ली का रहने वाला है। तो हम अटेंडेंस ले रहे हैं क्लास में, तो अगर हम सिर्फ आयुष बोले, कोई रोल नंबर ना लगाए उसके साथ, ठीक है, उसका एड्रेस जहां का रहने वाला है उसका होम टाउन ना बोले, तो अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी ये कौन से आयुष की बात कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है कि आयुष के साथ साथ उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी, उसके बारे में कोई ऐसी बात बताइए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से आयुष की बात हो रही है। आयुष मेरठ वाले की बात हो रही है या आयुष दिल्ली वाले की बात हो रही है, ताकि जिस आयुष का नेम अनाउंस हुआ है वही प्रेजेंट बोले। समझ में आ गई बात। मतलब आयुष को थोड़ा सा डिटेल में रिप्रेजेंट कीजिए, आयुष को थोड़ा सा डिटेल में रिप्रेजेंट कीजिए। आयुष के होम टाउन का नाम ले लीजिए या फिर आयुष के फादर का नाम ले लीजिए या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन आयुष को थोड़ा डिटेल में रिप्रेजेंट कीजिए ताकि रिस्पॉन्स करने में आसानी हो जाए। अब इसी तरह चलो जी हम केमिकल इक्वेशन लिख तो रहे हैं, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को और अच्छे तरीके से लिखिए। क्या है कि इस केमिकल इक्वेशन को और अच्छे तरीके से लिखिए। अब अच्छा तरीका और कहां से लाए भाई? हाँ जी, अच्छा तरीका एक और है। हमने एग्जांपल लिया था कि जब हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कंबाइन होने के बाद वाटर बनाता है। तो केमिकल इक्वेशन में जो हो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो डाल दीजिए। अब क्या डाल सकते हैं हम यहां पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है ये डाल दीजिए, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होता है गैस की फॉर्म में ये भी लिख दीजिए, और हमें वाटर मिलता है लिक्विड की फॉर्म में ये भी लिख दीजिए। मतलब स्टेट रिप्रेजेंट कर। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन समझ आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब केमिकल इक्वेशन पे आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में वो डाल दीजिए, तो वही केमिकल इक्वेशन हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, समझ आ गई बात। और इंफॉर्मेशन हम एक तो डाल सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट मेंशन कर दो कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में। और हम और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन के अंदर, उसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं अब ये देख लेते हैं। देखिए, ये केमिकल इक्वेशन है, एक नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ यहाँ से। ये देखिए ये वाली केमिकल इक्वेशन, ये नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हुआ। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी हमें, क्या हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हमें रिएक्शन के अंदर, तो ये रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात। तो हीट देनी पड़ रही है हमें केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, हमें क्या हो रहा है हीट देनी पड़ रही है यहाँ पर। समझ आ गई बात। तो रिएक्टेंट की साइड में लिखा है हमने हीट को, तो हम बिना किसी के बताए समझ गए कि इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात। हीट को क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहली बात तो जब भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़े तो उसे हम रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे। समझ आ गई बात। और जब हीट को देना पड़े केमिकल रिएक्शन कराने के लिए तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, EN यहां से याद रखिएगा, एंट्री होती है ना अंदर जाना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना। समझ आ गई बात। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, जिसमें हीट केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी, हमें क्या करना पड़ेगा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये भी हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हम मेंशन कर सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है या फिर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर से हीट निकल रही है। जैसा कि यहां पर देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहां से हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। ध्यान से समझिएगा, रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। EX से याद रखना है, एक्स एग्जिट, एग्जिट होता है ना बाहर जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, जब केमिकल रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है तो उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और जब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अगर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हीट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। चलो जी, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने बोला कि उनकी स्टेट मेंशन कर लो। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, ये मेंशन कर दो। समझ आ गई बात। H2O जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो L से रिप्रेजेंट कर दो। सॉलिड को S से, गैस को G से और लिक्विड को L से। चलो जी, समझ आता है बात। अब हमने ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे कराने के लिए हीट जरूरी देनी पड़ेगी आपको। अगर आप हीट नहीं दोगे तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की रिएक्शन जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनसे हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो जी, ये समझ आ गया। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है क्या? हाँ जी, बनाया जा सकता है। देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, या फिर उन केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि ये केमिकल रिएक्शन जब ही होगी जब यहाँ पर टेम्परेचर आपको 400 केल्विन या 500 केल्विन या 1000 केल्विन करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस है जो नेसेसरी है उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए कि भाई ये इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो वहां से हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। समझ आ गई बात? लेकिन सिर्फ हीट करने से ही हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे, हमें इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए यहाँ पर एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हुआ है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? ये एक कैटलिस्ट है, मतलब ये कंडीशन जरूरी है इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट मेंशन करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो लेफ्ट साइड में हीट को लिखो, हीट इवॉल्व हो रही है तो राइट साइड में हीट को लिखिए। समझ आ गई बात? और अगर वो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कीजिए कि भाई किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, या फिर कुछ प्रेशर चाहिए इसके लिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो आई होप इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो, इसके बाद एक और छोटी सी चीज हमें समझनी है कि हम हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में है हर एक एलिमेंट्स के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट में करने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? ताकि आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। समझ आ गई बात? अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं ये भी बात जरूरी है। भाई, आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आपने रिएक्टेंट तो लिया 10 किलोग्राम और आपको प्रोडक्ट मिले 5 किलोग्राम। आप ये चाहोगे नहीं। आप क्या चाहोगे कि जितना आप रिएक्टेंट ले रहे हो केमिकल रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट भी उतना ही मिले, वरना आप तो नुकसान में पहुंच जाओगे। चलो खैर, ये देखते हैं कि थियोरेटिकली हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है, ताकि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर दे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मिलना चाहिए हमें, क्योंकि मास या फिर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना आपने रिएक्टेंट में मास लिया है उतना ही प्रोडक्ट में लीजिए। समझ आ गई बात? और इसी बैलेंसिंग के चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। चलो जी, इतना हमें समझ आता है। हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। उसके बाद हम आए केमिकल इक्वेशन पे, और केमिकल इक्वेशन को हमने मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट मेंशन की, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट किया हमने, और हमने अगर कोई कैटलिस्ट या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो तो वो हमने कंडीशन मेंशन की। चलो, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंसिंग एज यू नो कि जब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे दोनों साइड में। चलो, समझ आ गई बात। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ आ गई बात? ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें पढ़ना है 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड 4th इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड 5th इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों, आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पर सब्सटेंस आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इसमें हमेशा एक सिंगल होगा। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, A प्लस B आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई,
और प्रोडक्ट मिला हमें AB, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सब्सटेंस यहाँ पर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑलवेज सिंगल होगा। क्या होगा यहाँ पर? हमेशा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। चलो जी समझ आ गया। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। देखिए 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट मिला हमें, सिंगल सब्सटेंस मिला है। आयरन सल्फर के साथ कंबाइन हुआ तो आयरन सल्फाइड मिला हमें। समझ आ गई बात? सिंगल प्रोडक्ट मिला। हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हो, या फिर 2 कंपाउंड भी आपस में कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। जैसा कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे, वाटर के साथ कंबाइन होता है और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है यहाँ पर। तो हो सकता है 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हो, या फिर 2 कंपाउंड भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। शर्त क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट सिंगल होगा। चलो जी ठीक है। और हाँ, एक और बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी 2 सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है? यहां से रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। याद रखनी है बात कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिनमें हीट रिलीज होती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। चलो जी इतना समझ आ गया। अब उसके बाद सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज वर्ड से समझ आ रहा है ना मीनिंग क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है अलग अलग करना, स्प्लिट, तोड़ देना। समझ आ गई बात? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड्स स्प्लिट्स अप इन 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। समझ में आ गई बात? जब भी कोई एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। AB एक कंपाउंड था हमारे पास, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये टूट गया A+B में, A+B में टूट गया। AB एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। यहां पर रिएक्टेंट क्या होगा? सिंगल। प्रोडक्ट मोर देन 1। समझ आ गई ना बात? रिएक्टेंट में हमेशा एक सिंगल सब्सटेंस होगा और प्रोडक्ट में वो टूट जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेस में। समझ आ गई बात? एक बात ये समझ आई। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमेशा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट को मुझे स्प्लिट करना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मुझे इसके लिए हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी यहां पर। और जब हीट देनी पड़ती है इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। समझ आई ना बात? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। समझ आ गई बात? इसमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे और रिएक्टेंट में एक सिंगल सब्सटेंस होगा। जैसा कि ये पोटेशियम क्लोराइड, हमने इसे हीट किया, हीट करना पड़ेगा, हीट करेंगे तो हमें क्या मिला? यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड मिला। समझ आ गई ना बात? अब एक ये है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को जब हमने हीट किया, ग्रीन कलर का होता है ये, तो यहां से हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर मिलता है, ब्राउन कलर होता है फेरिक ऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन आ जाती है ना कई बार कि फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा, तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिलता है हमें यहाँ पर। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमें प्रोडक्ट में मिलता है। तो 2 भी सब्सटेंस मिल सकते हैं और 2 से ज्यादा सब्सटेंस भी मिल सकते हैं। एक क्या क्या बातें याद रखनी है? देखिए की पॉइंट्स देखिए यहाँ पर क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हमें प्रोडक्ट में देता है। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। क्यों होती है एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट इवॉल्व हो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहां से हीट इवॉल्व होगी, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए, कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब भी हीट सप्लाई करनी पड़े इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट 2 टाइप्स हमने अब तक जो डिस्कस किए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप्स में आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, खिसका देना, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को खिसका के उसकी जगह ले लेगा। समझ गए बात? क्या होगा? एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को खिसका करके उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब आप मुझे ये बताइए कि खिसकाएगा क्यों और कौन किसे खिसकाएगा? ज्यादा ताकतवर कमजोर को खिसका देगा। प्रैक्टिकली भी यही होता है ना कि आपको किसी की चेयर पे जाकर बैठना है, वहां पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो अगर आप ताकतवर हो तो आप उसे खिसका के डिस्प्लेस कर दोगे, साइड में कर दोगे और आप वहां पर खुद बैठ जाओगे। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही खेल होता है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर को खिसका देगा। अब चलो जी, प्रैक्टिकली तो ज्यादा ताकत डिपेंड करती है कि भाई आपकी मसल्स कैसी है, समझ रहे हो ना बात, फिजिकली आपका कैसी ताकत है। लेकिन अब केमिस्ट्री में ताकत का क्या मतलब है कि ज्यादा ताकतवर कमजोर को खिसका देगा। केमिस्ट्री में ताकत का मतलब है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी खुद वहां पर जाकर जगह ले लेगा। अब कौन ज्यादा ताकतवर है ये देख लेते हैं। ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम इस पे सबसे ऊपर आता है, पोटेशियम सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को सबको खिसका देगा, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सब एलिमेंट्स को कंपाउंड से खिसका करके उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी में ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। समझ में आ गई बात? सोडियम पोटेशियम को नहीं खिसका सकता, नीचे वाला एलिमेंट्स ऊपर वाले को नहीं खिसका सकता, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट्स नीचे वाले को खिसका सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहली तो बात ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज नोट कर लीजिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या इन्फॉर्म करती है हमें कि जो ऊपर आ रहा है इस सीरीज में वो नीचे वाले एलिमेंट्स को खिसका देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आने वाला एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे जो एलिमेंट्स है वो ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होता है। तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट ने किसके साथ रिएक्ट किया है? जिंक के साथ। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए कॉपर कहां पर है? कॉपर है ये रिएक्टिविटी सीरीज में और जिंक है ये। तो ऊपर क्या आ रहा है? पहले आ रहा है जिंक और कॉपर बाद में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से। समझ में आ गई बात? तो जिंक क्या करेगा? जिंक कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसे डिस्प्लेस करेगा? कॉपर को। अब देखिए कॉपर को यहां से इसने डिस्प्लेस किया और सल्फेट के साथ जाकर खुद चिपक गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर को वहां से अलग कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्या खेल चल रहा है? यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए आप, मैग्नीशियम, ये रहा आपका मैग्नीशियम और ये रहा कॉपर। तो फिर से मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को खिसका देगा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर यहां से अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी ज्यादा ताकतवर कम ताकत कमजोर वाले को खिसका देगा। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को खिसका देगा, लेकिन
जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो भी अब कॉपर की तरह अकेला नहीं बैठेगा, वो मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कहेगा कि ठीक है भाई, अगर तू मेरी जगह लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन तू मुझे बदले में कुछ दे, तू भी मुझे कोई ना कोई चीज दे। तो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। AgNO3 रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ। तो आप यहां पर देखिए Ag कहां है, ये रहा, समझ गए, और ये रहा आपके पास सोडियम। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम Ag को खिसका देगा और नाइट्रेट के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है। अब Ag अकेला हो गया, अब Ag किसके साथ मिल जाएगा, Ag मिल जाएगा क्लोरीन के साथ, जो सोडियम ने अकेला छोड़ दिया। समझ आ गई बात। यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर सोडियम Ag को डिस्प्लेस करेगा तो Ag क्लोरीन के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, AgCl। समझ आ गई बात, व्हाइट PPT होता है। तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। सोडियम जिस कंपाउंड के साथ चिपका हुआ था उसके साथ क्या चिपक जाएगा, आकर Ag चिपक जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आखिरी टाइप्स बचता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जब तक आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आखिरी टाइप्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझ में आ गई। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। चलो जी, आ गई बात समझ में। और अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना फ्रॉम एनी सब्सटेंस। समझ में आ गई बात। चलो दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन की टर्म में डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, इसका मतलब उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर किसी सब्सटेंस के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं A+O, A के साथ ऑक्सीजन मिला और AO बना लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आ गई बात। A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा, अगर मैंने AO की केमिकल रिएक्शन कराई और यहां से A अलग हो गया और O अलग हो गया, तो अब की बार A के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, मार्कर नहीं चल रहा है। ये एग्जांपल तो है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, ठीक है, और ये है रिडक्शन का एग्जांपल। समझ आ गई बात। ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हुआ है। चलो जी, समझ आ गया। अब हाइड्रोजन की टर्म में देखते हैं। हाइड्रोजन की टर्म में अगर A के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो AH बन गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हुआ, मतलब A का क्या हुआ है यहां पर, रिडक्शन। चलो जी, अब अगर AH है मेरे पास, मैंने हीट किया और यहां से A अलग हो गया और H हाइड्रोजन अलग हो गया, तो क्या होगा, तो ये है ऑक्सीडेशन, मतलब A का रिमूव हो गया, A के पास से हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इतना समझ आया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मैंने हीट किया, समझ आ गई बात, तो ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के पास आ गया। अब देखो कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन था बट यहां पर नहीं है,
तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहां से, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ है भाई, यहां पर कॉपर का हुआ है रिडक्शन। चलो जी समझ आ गई बात। अब हाइड्रोजन को देखते हैं यहां पर, ये देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर H2 और वहां पर क्या है H2O, क्या हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है अगर इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर, और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन, कॉपर ने तो ऑक्सीजन को रिमूव किया, समझ आ गई बात, तो इसलिए इसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में H2S, अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब सल्फर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। चलो जी इतना समझ आता है। और Cl2, यहाँ पर सिर्फ Cl2 था और प्रोडक्ट में देख रहे हैं हम तो हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है रिडक्शन, मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ से, केमिकल एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सॉरी अब पढ़ते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए दो वर्ड से मिलके बनता है, एक तो RED मतलब रिडक्शन, समझ आ गई बात, प्लस OX का मतलब है ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन वो होगी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो। एक ही केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गई बात। अब इसके एग्जाम्पल, हालांकि हम ये ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं, यही एग्जाम्पल है लिखे हुए। कॉपर ऑक्साइड, ये देखिए कॉपर का क्या हुआ है बताइए मुझे, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन। लो जी RED लिख देते हैं। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गया मतलब ऐड हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ आ गई बात। ये एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, सल्फर का देखो, सल्फर HSO2 फॉर्म में था पहले और सिर्फ सल्फर मिला हमें, मतलब रिमूव हुआ है। क्या रिमूव हुआ है यहां से ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, देखिए ऊपर रिडक्शन हुआ है, मतलब सल्फर का यहां पर। समझ आ गई बच्चों बात। सल्फर का क्या हुआ है यहां पर रिडक्शन। H2S, हाइड्रोजन के साथ पहले सल्फर जुड़ा हुआ था लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ हमने देखा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहां पर ऑक्सीडेशन। चलो जी इतना हमें अच्छे से समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आखिरी चीज इस चैप्टर की पढ़नी रह गई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छे से समझना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमें लगता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका रिडक्शन हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी एजेंट का काम क्या होता है, जो आपको प्रॉपर्टी दिलाने में हेल्प करे उसे प्रॉपर्टी एजेंट बोलते हो आप। और एडमिशन एजेंट का काम क्या होता है, जो आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प करे उसे आप बोलते हो कि ये एडमिशन एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा आपकी,
किस में हेल्प करेगा? ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा कि आपका ऑक्सीडेशन हो जाए। समझ आ गई बात? अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गई बात? ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट्स, कोई ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो आपको ऑक्सीजन दे, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में आपकी हेल्प करे। हेल्प कब करेगा? जब वो ऑक्सीजन देगा। समझ में आ गई बात? जब वो अपने साथ से ऑक्सीजन को रिमूव करके आपको देगा, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। समझ आ गई बात? या फिर वो आपके पास जो हाइड्रोजन है उसे खींच के अपने साथ लगा ले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करें। समझ आ गई बात? जब भी तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो हाइड्रोजन को लेकर अपने साथ ऐड कर रहा हो तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करेगा। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर कोई सब्सटेंस आपके पास से ऑक्सीजन को रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात? और अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को ऐड कराने में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको हाइड्रोजन दे रहा है, अवेलेबल कर रहा है हाइड्रोजन आपके लिए, इसका मतलब वो आपका रिडक्शन कराने में आपकी हेल्प कर रहा है और वो क्या हुआ? एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अभी किसी एक एग्जांपल को उठाकर ये बात समझते हैं।